वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी डे के हवाले से। कल ये दिन गुजरा है और आज इसके बारे में बात करने के लिए हमने दावत दी है न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद साहब को। और हम बात कर रहे हैं कि क्यों होता है मिर्गी का मर्ज़ और इसकी अलामात क्या होती हैं, और अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमने डिस्कस कर लिया कि ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मिर्गी हो सकती है, ये मर्दों या औरतों दोनों को बराबर होता है या कुछ चांसेस रेशो मर्दों में ज़्यादा है? क्योंकि ज़्यादातर मर्दों में मैंने ये मसला सुना है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। औरतों के अंदर भी होता है, बट जब मैं बात कर रहा था पहले इटियोलॉजी की मुख्तलिफ वजूहात होती है, उसमें एक चीज़ बताना मुझसे रह गई कि एक चीज़ जो कॉमनली औरतों के अंदर आता है उसको बोलते हैं साइकोजेनिक एपिलेप्सी। साइकोजेनिक एपिलेप्सी ये होती है कि वो जो एक्चुअली ब्रेन के अंदर ऐसी पैथोलॉजी नहीं है, बट वो मिमिक करती हैं इस तरह से फीमेल्स के उनको झटके हो रहे हैं, जो कि बाज़ दफ़ा आम लेवल पे उनको जज करना मुश्किल हो जाता है। और फैमिली भी कहती है कि जी हमारे वाकई मरीज़ा को जो है ना एपिलेप्सी के सीजर्स पड़ रहे हैं, बट जब हमारे पास आती है तो वी कैन गेस के व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। तो हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें ये होता है कि फ़ीमेल्स के अंदर ये वाली चीज़ें कॉमन है, बट जो एक्चुअल एपिलेप्सी है जिसको मिर्गी बोलते हैं वो मेल्स के अंदर ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉमन एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। और उसकी रीज़न्स ये हैं कि एक तो ये है कि ट्यूमर्स की अगर रेशो को देखा जाए तो वैसे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती ट्यूमर्स के अंदर, बट ज़्यादातर मेल्स के अंदर कॉमनली देखा गया है कि ट्यूमर्स होते हैं। फीमेल्स के अंदर भी होते हैं, बट जनरली जो ट्रू एपिलेप्सी होती है। फिर हाँ, एक और चीज़ कॉमन जो होती है वो हेड इंजरी होती है, क्योंकि मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी हमारी, तो उसके साथ सारे बाइक पे जा रहे होते हैं, हेलमेट नहीं होती। हेड इंजरी इज अनदर कॉमन कॉज ऑफ हैविंग ये नहीं बल्कि बॉल लग गई है। हाँ जी बिल्कुल, बॉल लग गई, कहीं सर लग गया है, वायलेंस लग गया है, एग्जैक्टली लॉट ऑफ कॉजेस, और हमें अंदाजा ही नहीं हुआ हाँ, कि हमें इंटरनल कोई ब्लीड हो गया या उसकी वजह से कुछ मसला हो गया। तो ये भी अनदर टाइप ऑफ एपिलेप्सी है जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। तो ये भी कॉमनली होती है। तो मेल्स के अंदर आपको एपिलेप्सी देखने में कॉमन मिलती है और वो ट्रू एपिलेप्सी होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ट्रिगर्स भी होते हैं? जी बिल्कुल। वो ट्रिगर्स क्या होते हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि बाज़ औक़ात की, जैसे हमने अक्सर देखा है गाड़ियाँ जा रही हैं, उनके पीछे उन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग जो है लाइट रिफ्लेक्टिंग अपनी तरफ से लगाया हुआ है, और वो रिफ्लेक्ट करके लाइट जो है वो किसी भी ड्राइवर को हेडेक भी, मिग्रेन भी कॉज कर सकती है और एपिलेप्सी का दौरा भी पड़ सकता है। अब बात अगर हम करते हैं ना एपिलेप्सी की, और स्पेशली उस एपिलेप्सी की जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी, जिसमें कोई नोन कॉज नहीं होता, ऐसे लोगों के अंदर ट्रिगर फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि कोई फ्लैशिंग लाइट हो गई, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गई, या उसकी जो है ना स्लीप डिप्रिवेशन अनदर कॉमन फैक्टर, या कोई ऐसी ड्रग्स ले सकता है, अल्कोहल हो गई, या कोई CNS स्टिमुलेंट्स ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों के अंदर झटके लगने की जो शरह होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऑफ कोर्स लेकिन ये हर एपिलेप्टिक में नहीं होता। इडियोपैथिक एपिलेप्सी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर ये सारे ट्रिगर्स होते हैं जो कि झटके का बायस बन सकते हैं। ठीक है। सो अब इन ट्रिगर्स को कैसे अवॉइड करेंगे? पहले तो अपने आप को, ये जो लोग इस मर्ज का शिकार हैं, अगर हम इलाज की तरफ आते हैं एपिलेप्सी की, तो अगर तो ऐसी एपिलेप्सी है जिसमें ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन है या ट्यूमर है, तो उसका इलाज तो ये है कि आपने उसको कॉज को ख़त्म करना है। ठीक है। और अगर तो आपने टेस्ट करवा लिए, सारा कुछ हो गया, बट उसके अंदर कोई आइडेंटिफाइबल काज नहीं आ रहा, तो वो है इडियोपैथिक एपिलेप्सी। तो जब उसकी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम कि उसकी हमने जो डेली रूटीन है उसको चेंज करना होता है, और स्पेशली जो उसकी डाइट है। तो आजकल तो वेस्ट में जब भी बात होती है एपिलेप्सी की, तो सबसे ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है डाइट से। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी डाइट है दैट इज़ कीटोजेनिक डाइट, जिसमें आपने सारी शुगर एलिमिनेट करनी होती है, कोई शुगर नहीं लेनी होती, जस्ट आपने प्रोटीन या फैट्स लेने होते हैं। तो इसके खाने से आपके बॉडी के अंदर कीटोन्स पैदा होते हैं, और कीटोन्स जो है ना प्रोटेक्टिव इफेक्ट देते हैं ब्रेन के अंदर के झटके रुक जाते हैं। अच्छा। तो ऐसी डाइट के साथ एक तो मरीज़ को दवाई कम लेनी पड़ती है, और अगर खुदा न खास्ता उसकी दवाई रेजिस्टेंट है तो उससे कम दवाई पे वो कंट्रोल हो जाता है। और शुगर एलिमिनेट करने का मतलब है नेचुरल शुगर भी, यानी जो फल जिनमें ज़्यादा, हाँ, जो ज़्यादा मीठे फल हैं वो भी नहीं लेंगे ऑफ कोर्स, बट नेचुरल शुगर तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। अच्छा, जो आर्टिफिशियल है वो तो बिल्कुल खानी ही नहीं, चीनी चाय में भी नहीं, किसी वो नहीं होगी। बट जो जितने फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा मीठे हैं, जैसे खजूर हो गई, आम हो गया, इस तरह की चीज़ें वो भी अवॉइड करनी होती है। तो कीटोजेनिक डाइट का फर्स्ट कंसेप्ट जो है ना वो उधर से स्टार्ट हुआ है। और मैं भी अपने पेशेंट्स को जब भी एपिलेप्सी होती है, इवन जो हमारे पास ब्रेन ट्यूमर्स वाले भी होते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनको कीटोजेनिक डाइट पे लेके आएँ। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो मरीज़ को दवाई कम लेनी पड़ती है, और दवाई अगर ना भी ले तो बाज़ दफ़ा वो उस डाइट के खाने, क्योंकि एक चीज़ पैदा हो रही है बॉडी के अंदर कीटोन्स बॉडीज़, जो कि आपकी
उसको एपिलेप्सी को कम करते हैं। ग्रेट। तो इसका मतलब है स्ट्रेस वगैरह में भी फिर ये काम करता होगा, क्योंकि आपसे मैं पूछ रही हूँ कि जो लोग स्ट्रेस रहते हैं वो भी फिर कीटो डाइट जो है देखिए हमारे लोग आज डाइटिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और शुगर को बहुत अवॉइड कर रहे हैं, तो इट्सेल्फ जो है ना ओवर डाइटिंग तो आपके लिए डेंजरस है, बट टू सर्टेन लिमिट एक्सरसाइज और डाइट जो है ना स्ट्रेस को भी रिलीव करती है, तो ऑफ कोर्स एपिलेप्सी के जो चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। तो जिस कीटो डाइट को आप रेकमेंड कर रहे हैं कि जो मिर्गी के लोगों को हेल्प करती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने होते। वो लोग वेट लॉस के लिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं फॉर द वेट लॉस, बट ये है कि जो फॉर दिस पर्पस जो है ना एपिलेप्सी के अंदर कीटोजेनिक डाइट बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, तो उसमें आप क्या रेकमेंड करते हैं, किस तरह का खाना? फैट को उसमें फैट में दूध, दही, लस्सी, मक्खन ये चीज़ें ले सकते हैं, प्रोटीन हर किस्म का ले सकते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बट जो आपने अवॉइड करना है वो जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आपने बिल्कुल नहीं लेने। कार्बोहाइड्रेट्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, शुगर्स हो गए, जो भी, हाँ, चीनी, गुड़, कुछ शक्कर, ये नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल से। और मेडिसिन जो हैं, अब मेडिसिन की तरफ जब आती है तो इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है, इसकी बहुत सारी जनरेशन्स हैं और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट्स हैं एक दूसरे से। कोई मैं कहूँगा कि 10-12 ग्रुप्स हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के, कि एक दवाई जो है ना एक जगह पे एक्ट करती है, दूसरी भी, तीसरी, तो डिफरेंट किस्म की हैं। और फिर उसमें कोशिश यही होती है कि इसी तरह एपिलेप्सी की भी डिफरेंट टाइप्स है, तो कोशिश यही होती है कि जो एपिलेप्सी है उसके लिए वो एक स्पेसिफिक ड्रग दी जाए ताकि वो कंट्रोल हो जाए। और जो रिकमेंडेड थेरेपी है कि आपने सिंगल ड्रग इस्तेमाल करनी है और उसको मैक्सिमम डोज तक लेके जाना है, सही, ठीक है, क्योंकि आप जितनी दवाइयाँ ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो वो जो एपिलेप्सी है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके जो जितने कैल्शियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर चैनल्स होते हैं, तो वो उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो आपकी दवाई फिर असर नहीं करती। तो डॉक्टर साहब, ये एक थोड़ा सा मसला आपकी फिटर्निटी में भी है, वो ये है कि मैं मरीज़ हूँ, हाँ। मुझे लगा कि मुझे तो डॉक्टर साहब की दवाई जो है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं वो दूसरे डॉक्टर साहब जो है उनके पास जाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दूसरे डॉक्टर साहब ने देखा कि अच्छा इनको जो है ये सोडियम चैनल दिया हुआ है, मैं दूसरे पे शिफ्ट कर देता हूँ, मैं कैल्शियम पे चला जाता हूँ, वो एक दूसरी दवाई लिख देंगे कि मैंने अब कुछ फ़र्क तो करना है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वही वाली दवाई ठीक है वो खाते रहो, तो मरीज़ का तो सत्यानाश हो जाता है इस सारे चक्कर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, जितने भी ड्रग्स हैं इनके बड़े लीथल किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर बालों का गिर जाना, मुंह के अंदर छाले पड़ जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हर वक्त हाथों का कप कमाना, दिल की धड़कन तेज़ रहना, तो बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वेट गेन अनफॉर्चुनेटली, तो बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जिनसे वेट गेन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी डॉक्टर्स सुन रहे हैं या पेशेंट सुन रहे हैं, तो मरीज़ को सबसे पहले एक दवाई मैक्सिमम डोज, अगर उस पर कंट्रोल नहीं होता तो फिर सेकंड दवाई, वो भी आस्ते आस्ते ऊपर जाती है, और फिर तीसरी दवाई, क्योंकि जितनी दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी एपिलेप्सी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, और फिर वो ऐसी कंडीशन में चले जाता है, एक ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसमें कोई दवाई असर नहीं कर रही और मरीज़ मुसलसल झटके लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन में सडन डेथ हो जाती है। अच्छा, अल्लाह रहम करे। तो ये चीज़, हाँ जी बिल्कुल, इसको लाइट नहीं लेना, और बेहतर यही है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को एपिलेप्सी है तो प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, हर गली उसमें एक क्लिनिक खुला हुआ है। लेकिन डॉक्टर कौन से के पास जाएं? हाँ, फिर वही बात है, इसमें हमारे पास जो है ना न्यूरोसर्जन के पास भी आ सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग न्यूरोलॉजिस्ट से जाएं, जो अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट हो उनके पास जाएं। आजकल तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, ठीक है, जो पहले बहुत कम थे, पाकिस्तान के अंदर 3-4 ही हैं, अल-दो हैं, बट ये चीज़ भी स्टार्ट हो रही है। तो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी न्यूरोलॉजी जो है ना वो एक सेपरेट है, तो बेहतर यही है कि आप अगर बच्चा है तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और अडल्ट है तो आप न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट दोनों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दवाइयाँ, जो बीमारियाँ होती हैं वो वैसे तो अमीर गरीब नहीं देखती हैं, जी बिल्कुल, लेकिन जैसे माइग्रेन है तो इसे कहते हैं क्या, रिच लेडीज़ डिजीज़ कहते हैं, या जैसे टीबी है तो इसे कहते हैं पुअर मैंस डिजीज़ ना। सो इसी तरह एपिलेप्सी जो है ये भी ज़्यादा गरीब लोगों में, या वैसे एक बड़ी अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ ना, तो हमारे जितने मशहूर लोग थे वो जीनियस टाइम ऑफ, जैसे आइंस्टाइन हो गया, तो उनके ज़्यादातर ऐसे लोगों को एपिलेप्सी थी। अच्छा। इस बीमारी को सेक्रेड डिजीज़ कहा जाता है, जैसे आपने कहा, हाँ, सेक्रेड के ये मुकद्दस, उनको लगता था कि ये कोई इल्हाम हो रहा है जी इसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से। पहले लोग ये समझते थे, अभी हमारे वाले तो जिन समझते हैं ना, वो जो ग्रीक लोग थे वो समझते थे कि ये इट्स डिवाइन कनेक्शन, तो उसको ये कनेक्शन आ रहा है। लेकिन कोई क्लास ताल्लुक है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है वो लोग, देखिए अब इसमें जो इटियोलॉजी को अगर देखें तो ड्रिंकिंग इज़ या CNS स्टिमुलेंट ड्रग, जो अनफॉर्चुनेटली जो ड्रग अब्यूज़ की केसेस होते हैं उनके बहुत सारे ऐसे होते हैं
कि इस तरह फिट्स के ड्रग साथ अब्यूज आते हैं यानी जो बच्चे आजकल बच्चे। हाँ जी मुख्तलिफ बिल्कुल, ये किस्म के किसी ड्रग्स हो करते गया हैं। और इस तरह की ड्रग्स जो है ना, अच्छा ये CNS स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो ये दे काज फिट्स। अच्छा। हाँ तो ये तो जो बच्चे हाई होने के लिए या फिर जी बिल्कुल, कंसंट्रेशन के लिए अनफॉर्चुनेट, एग्जाम्स में इस तरह की ड्रग्स लेते हाँ हैं बिल्कुल, तो तो वो उनके भी अंदर फिट्स हो सकते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट नेम दैट पर्सन, बट एक डॉक्टर साहब थे जो कि फिर इस कंडीशन में उसने कुछ CNS स्टिमुलेंट ले लिए थे और फिर इमरजेंसी में आ गया था फिट्स के साथ। तो ये अनफॉर्चुनेटली उस तरह से देखा जाए तो ना तो पुअर की डिजीज़ है ना तो रिच की डिजीज़ है, बट जो भी है, हाँ अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जिस तरह बच्चों के अंदर देखा जाए, क्योंकि अगर एक बंदा गरीब है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उस तरह से वो टेक केयर शायद ना कर सके अपने बच्चों की या अपने घर वालों की, तो उनके अंदर फिर उस तरह से चाइल्डहुड एपिलेप्सी के केसेस मैंने ज़्यादा देखे हैं एज़ कम्पेयर टू द वेल ऑफ लोगों के, बच्चों के अंदर नहीं होते। बिल्कुल। बट ये है कि अगर तो कुछ ऐसे जेनेटिकली भी होता है कि अगर पेरेंट्स के अंदर किसी को एपिलेप्सी है या फैमिलीज़ के अंदर रन कर रही है, तो बच्चों के अंदर भी हो सकती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। अच्छा, ये जेनेटिक इसका हाँ जी, कितना इसके अंदर है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि अगर फैमिलीज़ के अंदर किसी को है तो फिर उसके अंदर वो रन करती है। इसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि बाज़ दफ़ा अगर फैमिलीज़ के अंदर है तो कुछ ईयर्स तक जाती है एपिलेप्सी, 5 to 7 ईयर्स बच्चों के अंदर, वो फिर स्टॉप हो जाती है खुद से। अच्छा, तो इसका मतलब है जब आप शादियां वादियां रिश्ते विश्ते कर रहे हो तो इन चीज़ों पे ज़रा थोड़ा सा बजाय इसके कि पैसे कितने और कमाता कितना ये है, बात तो लड़की बहुत है का हमारे रंग यहाँ जो कैसा है। कज़न मैरिजेज़ हैं, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जीन्स मिक्स नहीं हो रहे होते तो एक नई चीज़ नहीं हो रही होती, क्योंकि आपकी फैमिली की जीन्स जब मिक्स हो रहे होते हैं तो बीमारियाँ ही बढ़ती हैं, तो आपके अंदर प्रोडक्टिविटी, अच्छी चीज़ें जो है ना वो अडॉप्ट नहीं होती। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ फैमिली के अंदर लाना चाहते हो, आउट ऑफ फैमिली होनी चाहिए मैरिजेस, जिससे जो है ना एक डाइवर्सिटी होती है और नई चीज़ जीन होती है। पूल हाँ जो जी, है वो जी बढ़े, बिल्कुल। लेकिन पूछ भी लेना अच्छा है हाँ पूछना तो कि पता तो डेफिनेटली, चले कि फैमिली बिल्कुल। में क्या क्या डिजीजेज हैं, जी। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये तो अब इसको तो हम बीमारी नहीं समझते हाँ ना, ये तो अब हम समझते हैं जी कोई बिल्कुल, बात नहीं है, और लोग बताते भी नहीं है, बताते भी नहीं हाँ है। छुपाते हैं लेकिन इस चीज़ को। एपिलेप्सी या थैलेसीमिया या इस तरह के मसाइल जो कि आगे बच्चों में नस्लों में मुंतकिल जी। हो सकते हैं, कम से कम हाँ उसके वो बारे में। बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए, बताना भी चाहिए, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं, नहीं बताते कि हमारे बच्चे या बेटे को इस तरह से एपिलेप्सी है। तो ये चीज़ है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे थे, तो उसमें डाइट है, फिर जो दवाई है उसमें एक दवाई को लेकर ज़्यादा डोज तक लेके जाना होता है, फिर दूसरी दवाई शुरू करनी होती है, फिर तीसरी चीज़ है कुछ नई चीज़ें आ गई हैं जो एपिलेप्सी को ट्रीट या क्योर कर सकती हैं। उसमें ऐसी चीज़ है कि अगर एक एपिलेप्सी जो कि किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रही थी, एक नई चीज़ है जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन। ब्रेन स्टिमुलेशन वो प्रोसीजर है जिसके अंदर आप ब्रेन की ख़ास सरफेस को या एरिया को इलेक्ट्रिक करंट्स देते हैं, तो जिसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं और एपिलेप्सी का वो जो एक शिद्दत होती है उसमें कमी आ जाती है या वो रुक जाती है। सही। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या वेगल नर्व, जो वेगस नर्व होती है जो आपकी बॉडी को ज़्यादातर ये प्रोवाइड करती है, तो उसकी स्टिमुलेशन से एपिलेप्सी क्योर हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है उसकी severity। लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हर जगह मौजूद है? आजकल आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, पहले तो वेस्ट में होती थी, बट हम लोगों ने भी ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट की हुई हैं। ठीक। नेक्स्ट चीज़ होती है वो सर्जरी होती है। तो सर्जरी इस न्यूरो सर्जरी की एक सेपरेट ब्रांच है एपिलेप्सी के लिए, जिसको बोलते हैं फंक्शनल न्यूरो सर्जरी। तो आल्दो हमारे पास अभी कॉमन नहीं है, उसमें ये होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी एपिलेप्सी जो ट्यूमर इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, उसमें रीज़न कहाँ से, लीक कहाँ से हो रहा है। तो उसमें मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एपिलेप्सी को क्योर भी कर सकते हैं और उसी तरह से उसकी जो शिद्दत एक होती है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज की जाती हैं। कोई ट्रीटमेंट जो है ना दवाई से ठीक हो सकता है, कुछ डाइट से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए जो आपको पता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वेगस नर्व स्टिमुलेशन होती है, या फिर एट द एंड सर्जरी भी की जा सकती है। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल। तो अब ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं ये डायग्नोज एक अच्छा डॉक्टर ही करेगा जी। कि पहले दवाइयाँ कौन सी वो हैं। अच्छा, फिर एक जो है कि इसकी दवाई मुस्तकिल खानी पड़ती है, जी बिल्कुल, रेगुलर खानी पड़ती है, और ये जिन दवाइयों को रेगुलर खाना पड़ता है हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। हाँ यानी ट्यूबरक्लोसिस का भी बार बार जो ऑनसेट है आज तक। ट्यूबरक्लोसिस तो चले ठीक है, 6 से 8 महीने या 12 महीने खा के एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, बट एपिलेप्सी ऐसी है कि राइट टिल डेथ यू हैव टू टेक द मेडिकेशन। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो कुछ लोग दवाई तो देते हैं, जब ठीक हो अच्छा अब हमारा मरीज़ ठीक हो गया, वो खुद से दवाई बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, इसकी एक स्टैंडर्ड जो है ना, एक प्रोटोकॉल है कि आपने दवाई कब तक खानी है और कैसे बंद करनी है। तो उसका मैं वैसे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो स्टैंडर्ड है 2 से 3 साल रेगुलर दवाई विदाउट मिसिंग अ सिंगल डोज, और इस दौरान अगर आपको फिट्स भी नहीं आते देन यू कैन गो फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग। और वो भी आप टेपर हाँ जी, वो भी टेपर, ये ऐसा नहीं कि आज बंद कर दें, वो अगले दिन झटका आ जाएगा उसको। ठीक है।
तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 2 से 3 साल की दवाई विदाउट एनी झटका, फिर उसको टेपर करके बंद किया जा सकता है। तो कुछ लोग जो है ना 6 महीने दवाई खाते हैं, कंट्रोल हो जाता है, वो दवाई बंद कर देते हैं, फिर वो झटके शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस तरह से वो रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर वो दवाई असर भी नहीं करती। बिल्कुल सही। तो अच्छा, वैसे तो आपने जिक्र कर दिया है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़रा ड्रामा करती हैं और वो मतलब है कि अटेंशन के लिए हाँ। कि जी उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा है, उन्हें होती कम है जी, बिल्कुल। मर्दों की निस्बत। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि क्या साइकोलॉजिकल कुछ असरात भी, कुछ डिप्रेशन, कुछ इस तरह के मसले भी हैं जिसकी वजह से इस तरह के झटके ट्रिगर हो सकते हैं, इनको या दौरा पड़ सकता है? साइकोजेनिक फिट्स ही बोलते हैं, बट ये है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि वो बेचारियों को कोई मसला नहीं होता। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई रूट काज डेफिनेटली होता है, कुछ डिप्रेशन होती है, कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से उनको तवज्जो चाहिए होती है। सही। तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही खातून ड्रामा कर रही है। तो कैसे फ़र्क पता चलेगा कि ये मिर्गी है और ये जो है ये साइकोजेनिक? अच्छा, इसकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि एक्चुअल मिर्गी के अंदर और जो साइकोजेनिक होता है वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉमनली मैं यहाँ पे वैसे बता दूँ कि जो एक्चुअल मिर्गी होती है उसके अंदर एक तो पेशेंट की रोलिंग ऑफ आइज़ डेफिनेटली होती है, ठीक है। दूसरा, उसके मुंह से आवाज़ें नहीं निकलती। तीसरा, वो सर कभी भी इस तरह से नहीं मारता, वो स्टैंड स्टिल होता है। चौथी चीज़ ये होती है कि मुँह से झाग आती है, एक्चुअल में उसमें नहीं होती। और इसके साथ पाँचवीं चीज़ होती है कि वो उसके हाथ अकड़ते हैं और फिर ऐसे होते हैं, जबकि जो साइकोजेनिक होता है उसमें कुछ भी किसी भी उसमें हो सकती है। और उसकी जो है ना वो मुंह से मुसलसल चीखें, आवाज़ें इस तरह की हो रही होती है। फिर इसका एक टेस्ट होता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है आपके पास जो बार बार आया, जी मुझे फिट्स हो रहे हैं, तो उसका एक 3 से 4 घंटे के अंदर उसको पहले जो फिट्स हुए आपने वो टेस्ट करवा लिया और वो हार्मोन लेवल ऊपर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि वो साइकोजेनिक फिट्स हैं, ओरिजिनल फिट्स नहीं। तो मरीज़ की हिस्ट्री वो ज़्यादातर तो 90% आपको पता चल जाता है कि ये साइकोजेनिक फिट्स हैं या कोई डिप्रेसिव इलनेस है या कुछ और है जो कि जिसकी वजह से। और कौन से ऐसे फिट्स हैं जो कि आपके ऑब्जर्वेशन में आते हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे और जिनको मतलब वही आपकी वाली बात कि एक बंदा अगर ये कर रहा है कुछ भी तो उसे आखिर कोई ना कोई एक और चीज़ होती है जो कि बहुत ही रेयर सी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एब्सेंस सीजर्स। एपिलेप्सी की एक टाइप्स होती है जिसमें मैं फॉर एग्जांपल किसी को एपिलेप्सी है, एब्सेंस, वो कुछ काम कर रहा हो एकदम से ऐसे 1 मिनट के लिए हाल्ट होगा फिर रिज्यूम करेगा, तो ये भी एपिलेप्सी की एक टाइप्स होती है। अच्छा। ठीक, इसमें बंदा कुछ काम करते करते रुकता है कुछ सेकंड्स के लिए और फिर स्टार्ट कर देता है वही काम उसी जगह से। तो वो और उसे नहीं पता चलता, हाँ, उसे पता नहीं चलता। हाँ जी, सामने देखने वाले को पता चल जाता है कि ये 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए कुछ कहीं रुका है, बट उसको समझ नहीं आ रही थी। तो ये भी एपिलेप्सी होती है। इसमें कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जी खुतबा दे रहे होते हैं, फिर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो शुरू कर देते हैं। तो वो बेसिकली एब्सेंस सीजर्स होते हैं जो कि लोग समझते हैं कि वो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर उधर से शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये एब्सेंस सीजर्स के खास तो बच्चों में और लोगों में इन छोटी-छोटी अलामत ये वाली जो चीज़ होती है ज़्यादातर बड़ों के अंदर होती है, बच्चों के अंदर जो आप वैसे भी फील नहीं कर सकते कि बच्चे के अंदर ये पता नहीं चलता, बड़ों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एब्सेंस सीजर्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ऐसे लोगों को मतलब दम दरूद से फ़र्क पड़ता है? अक्सर इनमें से रिपोर्ट करते हैं कि नहीं हम वहाँ गए तो हम ठीक हो गए, अब हम ठीक हो गए। अब इसमें जो है ना एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। दुनिया में जब भी कोई स्टडी होती है तो एक मरीज़ को एक्चुअल दवाई दी जाती है और एक को वैसे ही कुछ पानी दिया जाता है। और हमारी प्रैक्टिस में भी ये है कि आप ऐसा मरीज़ जो कहता है जी मुझे बहुत सख्त दर्द है, उसको सेलाइन का इंजेक्शन लगा दो, वो कहता है आई एम फाइन, ठीक है। तो ये एक प्लेसिबो जहनी एक आपको साइकोथेरेपी हो जाती है। तो ये ज़्यादातर इफेक्ट्स जो होते हैं साइकोथेरेपी के होते हैं कि आप जाते हैं उधर 10 ठीक हो रहे हैं तो वो कहता है मैं भी ठीक हो गया। तो ये एक इफ़ेक्ट आ सकता है। बट जहाँ तक बात है साइकोजेनिक सीजर्स की जिसमें एक्चुअल ट्रू सीजर्स नहीं होते, तो वो उधर लेके जाते हैं तो उनको एक टेंशन हो जाती है, मिल जाती है वो, तो फिर वो कहते हैं हम ठीक हो गए। तो ये चीज़ भी है। बट जो एक्चुअल सीजर्स होते हैं, बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग ए मुस्लिम, हो सकता है उसका कोई इफेक्ट हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं होता। बिल्कुल ठीक। जो आप कह रहे हैं ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक मर्ज है, जी बिल्कुल, एक बीमारी है जिसकी बाकायदा कुछ वजूहात हैं। हाँ जी। सो इसको इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसको जुराबें नहीं सुंघानी होती, उसको अजीब गरीब के साथ काम नहीं करने होते एपिलेप्सी वाले पेशेंट के साथ। इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि एपिलेप्टिक पेशेंट्स को अपना जो प्रोफेशन होता है उसको बड़ा वाइजली चूज़ करना होता है। ड्राइविंग नहीं करनी होती, हाइट्स पे नहीं जाना होता, क्योंकि वो अपने लिए भी बायस जान खतरा होता है, दूसरों के लिए भी हो सकते हैं। एक बंदा जिसको एपिलेप्सी वो ड्राइव कर रहा है और जब एपिलेप्सी हो जाए तो किसी को मारेगा भी, खुद भी कहीं से जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी एहतियात करनी होती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को एपिलेप्सी हो रही है तो ड्राइविंग वो ना करे, हाइट्स पे ना जाए, पानी के नज़दीक अकेला ना हो,
क्योंकि कोई में नहीं पता चलता कि किसी वक्त उसको झटका हो जाए, उसने दवाई ना खाई हो या मिस डोज कर दी तो झटका आ सकता है, जिसकी वजह से वो अपने लिए भी बायस खतरा होता है, फिर दूसरों के लिए भी हो सकता है। और ख़ास तौर पे डार्क ग्लासेस वगैरह पहन के बाहर, क्योंकि अगर लाइट फ्लैश से उनको ट्रिगर हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर वो कोशिश करें कि मतलब तेज़, और हमारे यहाँ मेरा ख्याल है सोसाइटी में भी इस चीज़ का अभी एक अवेयरनेस होनी चाहिए जी बिल्कुल। कि ये जो लाइट रिफ्लेक्टिंग आपने गाड़ियों के ऊपर चीज़ें लगाई होती हैं, या बहुत तेज़ आप आजकल तो हेडलाइट्स हैं, LED लाइट्स हैं जो कि आप फ्लैश करते हैं विदाउट नोइंग कि आपकी वो जो हाँ फ्लैशिंग जी है वो बिल्कुल, दूसरे किसी के लिए, बंदे हाँ। को की ज़िंदगी को हाँ तो खतरे में खैर डाल हमारा माशरा तो बहुत बेहिस हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। अब बाहर जाएं, उधर लोगों का बिहेवियर देखें, फिर वापस आके इधर देखें तो ऐसा लगता है कि हम जानवर रह रहे हैं इधर, जी, इंसान कम ही, कोई एहसास ही दूसरे का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो दूसरे का एहसास तो हमें करना होगा, लेकिन हो सकता है तभी बहुत उससे सारे कोई लोगों को ये माशरा बनता है। मालूम भी ना हो कि ये एक हाँ, ये इससे ट्रिगर हो सकता है, दूसरा बंदा जो है उसे एक दौरा पड़ जी सकता है बिल्कुल। या उसको मिग्रेन हो सकता है। बिल्कुल मिग्रेन हो सकता है, उसको दौरा भी पड़ सकता है, उसके स्ट्रेस भी, एक एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेट बड़ी शार्प लाइट आए तो बंदा जी। जो है कुछ देर के लिए देख नहीं सकता, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी एक्सीडेंट चीज़ें हो सकता सकती हैं। है। सो हमें अपनी इन आदत और रवैयों हाँ को जी, भी बिल्कुल। देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव दिस सेशन विद यू, क्योंकि ये हमारा एक इतना, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एक मिसअंडरस्टूड एरिया है कि हम इसको मर्ज समझते नहीं हैं। ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि जो है वो ड्रामा कर रहा है, वो दूसरा बंदा हाँ जी, बिल्कुल। अटेंशन सीकर है, या फिर हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर कोई असर या साया हो गया है। आप जब ये सारी चीज़ें खुदा न खास्ता देखें किसी में ये अलामात, तो कोशिश करें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास और एक अच्छे न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें ताकि उसका सही इलाज जो है वो हो सके। थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी जॉइनिंग। मच। और हम यहाँ पे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।